सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बढ़िया ही होगा, है ना। मस्त हो गए, बढ़िया तैयारी कर रहे होगे मज़े से, है ना। बस यार एकदम ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आपको माइंड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया है और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फटाफट देखते ही समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या है और फटाफट कर भी दोगे यार। सारा खेल ही इस चीज़ का है कि आपकी तैयारी कैसी है और कॉन्सेप्ट कैसे है। कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है, क्लियर है, तो एकदम मस्त कर दोगे यार आप। ठीक है, तो यार ये वाला को मैं भी ये क्वेश्चन करता हूँ ना यार। मुझे भी जब 11th 12th में तैयारी करता था, जेई की तैयारी करता था ना, मेरी वो सारी मेमोरीज एकदम ताज़ा हो जाती हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं मेरी। और फिर मैं सोचता हूँ यार उस टाइम पे वो वाला टाइम और अभी का टाइम, कि यार उस टाइम पे चीज़ें जब नए नए आते हैं 11th 12th में, हालांकि कितनी टफ लगती हैं ये चीज़ें। बट फिर उसके बाद एक बार जब हो जाता है, जब एक बार आप अपने आप को इसी में एकदम डुबा देते हो, फिर टाइम हो जाता है, फिर कॉलेज वॉलेज में आ जाते हो, फिर यार ये चीज़ें ऐसे लगती हैं यार, मतलब इट सीम्स टू बी फन। मज़ेदार चीज़ें लगती हैं। फिर ऐसा लगता है यार ये तो क्या ही है, कुछ नहीं है यार। इंजीनियरिंग साइंस की ABCD होती है, 11th 12th की फिजिक्स मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री ये सब हो गया, है ना। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है यार। और यार इसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा, और मतलब एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें यार। मतलब आप कॉन्सेप्चुअली ही सोचो हमेशा चीज़ों को। पता है यार, ये जो पूरी फिजिक्स है ना, ठीक है, 11th 12th मतलब 11th की तो बात ही मत करो। 11th की तो पूरी फिजिक्स है ना, वो पूरे न्यूटन के लॉज पे ही बेस्ड है यार। मतलब अगर आपको न्यूटन्स के लॉ समझ में आ गया ना, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू एम। बस अगर आपको वो चीज़ें क्लियर है ना यार, हर क्वेश्चन में, मैकेनिक्स के क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में तो बस न्यूटन 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 का ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। अब या तो लीनियर मोशन है तो लीनियर वाले यूज़ करो, रोटेशनल है तो रोटेशनल वाले यूज़ करो। मतलब सबका जो बेस है ना, ओरिजिन, वो बस वो न्यूटन भाई है हमारे, बस। ठीक है, खैर ये तो हमारा मैग्नेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट इसमें भी न्यूटन लॉ ही हम यूज़ करेंगे, देखना। यार देखो अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार देखते हैं। A 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड AB, ठीक है, ये वाली रॉड है AB, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, completes the circuit as shown in the figure. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of 0.1 टेस्ला। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है सर्किट के, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। इफ़ द resistance of the total circuit is 2 ohm, then the force needed to move the rod towards the right with constant speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतना न्यूटन। मतलब ये जो रॉड है AB, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है राइट की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें 1.5 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से अगर इसको, या कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव करना है, तो हमें कितना फोर्स चाहिए। तो यार अब एक चीज़ में देखो यार, अभी देख के क्या पता चल रहा है आपको यार। ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और हमारे पास क्या है, ये ए बी आगे की तरफ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। यार मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस पूरे सर्किट का कुछ, जो कि ए बी को मूव करने से चेंज होगा यार। और जब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है EMF भी इंड्यूस्ड होगा, अकॉर्डिंग टू द, कौन सा लॉ था वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, है ना। तो वो क्या बोलता है, इंड्यूस्ड EMF, चलो मैं लिख के बताता हूँ। इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल्स टू माइनस का d∅/dt, है ना, वेयर 5V इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास EMF इंड्यूस्ड होगा, है ना। ये चीज़ ये बताता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। तो यार अब आप ये देखो, अब ए बी है, मूव कर रहा है वो, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उस सर्किट में करंट भी इंड्यूस्ड होगा। फिर क्लोज सर्किट है, ए बी को मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई वैल्यू आएगी। वो क्या है, हमारा इंड्यूस्ड EMF ही है। इंड्यूस्ड EMF आ गया सर्किट में, और सर्किट भी क्लोज्ड है, तो करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा ए बी में भी, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या होता है वो, F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस का भी,
आई एल क्रॉस बी होता है ना, ठीक है। देखो मुझे पढ़ा होगा, इसको टाइम हो गया है एल क्रॉस बी को, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है एल क्रॉस बी ही होता है या बी क्रॉस एल होता है, ठीक है। नहीं, मैं जहाँ तक एल क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। आई एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, मगर यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एल बी साइन थीटा हुआ और हमारे पास एक चीज़ परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर की कोई मतलब क्रॉस क्या है, एल क्रॉस बी भी एल क्रॉस बी ही होता है, मगर हमें कोई वेक्टर नोटेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और लेंथ मतलब एल और बी जो हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ पेपर के, और एल की डायरेक्शन क्या है ये, तो एल और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हुआ आई एल बी। तो बस आपको है क्या, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, मतलब जब हम इस ए बी करंट कंडक्टर को मूव करेंगे तो हमारे पास उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, है ना। और बी और एल जो हैं आपस में परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि बी की डायरेक्शन पेपर के अंदर की तरफ, सर्किट के अंदर की तरफ, और एल की डायरेक्शन वर्टिकल, ठीक है ना, इन द प्लेन, इस पेपर के प्लेन में वर्टिकल ए बी की डायरेक्शन है, तो दे आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यार अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ए बी है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उस पर एक फोर्स भी लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि ए बी इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यार अब ये देखो उस पर फोर्स भी एफ आई एल बी लग रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड से भी मूव कर रहा है। हाउ विल इट बी पॉसिबल? अगर कोई चीज़ के ऊपर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ इसका कि हम जो देख रहे हैं ना वो नेट चीज़ देख रहे हैं, मतलब ए बी का जो रिजल्टेंट है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यार अगर कोई भी एक चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या मूव ही नहीं कर रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो मतलब उसके ऊपर काम करने वाला फोर्स ज़ीरो नहीं है, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, हो सकता है एक इस डायरेक्शन में कर रहा हो, एक इस डायरेक्शन में कर रहा हो, उन सबको अगर आप ऐड करोगे तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। F is equals to ma, that is correct, but in this scenario or in every scenario it is summation of all forces is equals to mass into acceleration। अगर ए बी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं आप उन सब फोर्सेस को ऐड करोगे तो इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्चुअल एक्सेलरेशन, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर ए बी, जो कि हमारे पास क्या है, ज़ीरो। मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर एक फोर्स, कितने फोर्स का काम कर रहे हैं अब ए बी पे बताओ, आई एल बी फोर्स काम कर रहा है, बस एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ठीक, तो अब ये बताओ आप, आई एल बी कौन सी डायरेक्शन की तरफ काम करेगा, ए बी के टुवर्ड्स लेफ्ट में काम करेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन। आई डायरेक्शन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं वेक्टर की, वही एल क्रॉस बी है, तो मतलब एल को देखो, बी को देखो, बी की डायरेक्शन देखो, वो जिस प्लेन में है उसमें देखो, और राइट हैंड रूल लगा दो, राइट हैंड रूल लगा दो। मैं आपको इसमें वीडियो में पेपर पे कैसे दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो एल है हमारे पास, बी अंदर की तरफ है, तो उस वाले प्लेन में हो गए, एल से बी के तरफ मूव करो तो लेफ़्ट साइड में आ गया डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है अगर ए बी के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये मूव कर रहा है राइट की तरफ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से। तो यार इस पे समेशन ऑफ एफ ज़ीरो है ना, तो गारंटीड एक राइट हैंड साइड पे भी एक इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, वो आई एल बी के ही बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर देखो आई एल बी इसके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, इसके ऊपर आई एल बी लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना, इस तरफ, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये राइट की तरफ मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो गारंटीड इस पर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये वाला फोर्स यहाँ पे जो एक्ट कर, हम जिस फोर्स से हम ए बी को खींच रहे हैं, अगर वो भी आई एल बी ही होगा, अगर वो उसकी वैल्यू भी आई एल बी ही होगी, तभी तो ए बी कंडक्टर पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मतलब वेक्टर फोर्स आई एल बी इधर भी एक्ट कर रहा है, आई एल बी
से हम इसको खींच भी रहे हैं, तो उस पर टोटल फोर्स जो हो गया वो डेट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्स जो हो गया उस पर जीरो हो गया, यानी कि उसका नेट एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो हो गया वो जीरो हो गया। मतलब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है तो 1.5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा वो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अभी ये इन्होंने पूछा है कि देन द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड इज, तो मतलब हमें ए बी को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कि ए बी को खींचे 1.5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहे, तो हमें ए बी पे राइट की तरफ कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो क्या है यार, वो आई एल बी ही तो है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, क्या है इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, हमें होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है ना यार, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझो यार, बहुत बस यही चीज़ है। अब लोग पूछें यार ये क्या, कौन सा फोर्स होगा, अरे कुछ नहीं यार, जो मैग्नेटिक फोर्स है वही होगा, वही तो हम निकालना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में वही वो बोलना चाह रहा है कि आप ए बी को आई एल बी से ही अगर राइट की तरफ खींचोगे तो ये जो क्वेश्चन की जो कंडीशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई होंगी। तो ये पूरी कहानी थी। अब फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे। अब ठीक है ना, आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब आगे बढ़ो। ठीक, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ई होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ठीक है, हमें यार नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो नेगेटिव माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है हमें, बस सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा डी फाइव बी बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, ठीक है, बाई डी टी। अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बी डॉट ए, और यार ये देखते हैं एरिया ठीक है, वी डॉट ए, तो बी की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन वही है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ए की डायरेक्शन भी क्या है, जाहिर सी बात है वो भी बी की डायरेक्शन में ही है। तो बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस जीरो इज़ वन। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी मैंने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर उसको लिखा था, तो इसको स्केलर फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए कॉस जीरो इज़ वन, तो सिर्फ बी ए। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास बाहर, डी ए बाई डी टी। और यार डी ए बाई डी टी क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू, अब ये ए बी है, ठीक है, ए बी है, ए बी आपको दिख रहा होगा, और ये वाले डिस्टेंस मान लो आप एक्स, ठीक है, एक्स। तो एरिया क्या हुआ इस पर्टिकुलर पोर्शन का, ये जो मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, इसका एरिया होगा एल इंटू एक्स। ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो क्या है 1 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, ये रहा। तो यानी कि एल को हम हटा देते हैं, 1 कर देते हैं, यानी कि सिर्फ एक्स रह जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, माइनस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यार डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है यार, ये ए बी डी एक्स बाई डी टी है यार, ये ए बी, ये जो है ये इसकी ए बी की वेलोसिटी है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी हुआ, ये हमारा कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। that is nothing but that is the velocity of AB जो कि क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज जी एक्स बाई डी टी इज़ वेलोसिटी। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ई एम एफ कितना आया, माइनस का बी इंटू 1.5, बी के कितना दे रखा है, 0.1 टेस्ला दे रखा है, तो 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 0.15 हो गया। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन को हटा दो, हो गया, तो ई की वैल्यू 0.15 वोल्ट हो गई, यानी कि इतना उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया सर्किट में। यार अब करंट कितना हुआ, V इज इक्वल्स टू आई आर, वी या ई हमारे पास आ गया 0.15, रेजिस्टेंस दे रखा है टोटल उसका 2 ओम, तो करंट हमारे पास कितना आ गया 0.15/2 एम्पियर। ठीक है ना, ये करंट आ गया। इतनी चीज़ें हो गई होगी क्लियर, कुछ है कुछ नहीं है यार। अब आपको क्या करना है इसमें बताओ, क्या करोगे अब इस क्वेश्चन में, आपके पास करंट आ गया, आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर भी पता है, आपके पास बी भी पता है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना हो गया, आई इंटू एल इंटू बी। आई की वैल्यू 0.15/2, लेंथ की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला। तो क्या आ गया, फोर्स हमारे पास कितना आ गया, देखो यार अभी इसमें क्या है ना, वैल्यू सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 की पावर -3 है, -2 है, तो ज़ीरो का ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना हो गया 7.5, 7.5 बाय 1000, तो इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन,
ये आ गया ना फोर्स। तो यार कौन सा क्वेश्चन है, क्या है वो, सॉरी मतलब कौन सा आंसर है यार, ये फोर्थ देखो ना, दिख तो रहा है 7.5 इंटू 10⁻³ 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स आ गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स या डी फाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये सब जो हम करते रहते हैं, इनमें डी बाई डी टी का क्या मतलब है, स्लोप का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का स्लोप का मतलब क्या आता है। ठीक है, स्लोप अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो मैथमेटिक्स में हम चले गए। अगर आपको ये कैलकुलस बहुत अच्छे से आती है ना, कैलकुलस के जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया, उनके ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आ गई ना आपको, बस यार फिजिक्स आप स्ट्रांग बन गया फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स प्लस मैथ्स आप लेके चल रहे हो एकदम, बस हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं यार, बस सही से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। कुछ समझ में ना आए तो मैसेज करो यार, बोलो कुछ भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ओके यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में।